हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था कल की वीडियो से, फ्रिक्शन वाला। और फ्रिक्शन में हमने कुछ डेफिनेशंस और फ्रिक्शन की टाइप्स वो हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या सिंपली इसे कह दो लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के नियम क्या क्या है वो हम डिस्कस इस वीडियो के अंदर। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये कुछ एक बातें हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, या सिंपली से ये कह दो लॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के भी हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, उनके लिए बस एक कोफिशिएंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें लगभग वही है। तो पहली बात ये है, पहला नियम ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कोई 5 किलोग्राम की बोरी है, उसको आप धक्का दो, इजीली क्या हो जाएगा, मूव करवा दोगे आप। 50 किलोग्राम की बोरी होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। 500 किलोग्राम की होगी तो हम कर नहीं सकते। तो जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। वेट क्या हो गया, mg। तो जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये पहला लॉ। क्या लिखोगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज directly proportional to normal reaction। force of friction is directly proportional to normal reaction। ये पहली बात मीन्स दैट इज करके क्या लिखोगे, F proportional to R। तो फर्स्ट लॉ हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बढ़ता चला जाएगा। पहली बात यह है, यहाँ से आप थोड़ा सा सोच भी सकते हैं। दूसरा समझना, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है 50 किलोग्राम का, हम क्या कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मीन्स अप्लाइड फोर्स हमारी इधर है, इधर हमारी क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो क्या बताया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी, इसको धक्का देके छोड़ दो, आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, अपने आप ही रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा। 50 किलोग्राम की हो चाहे 5 किलोग्राम की, चाहे 10 किलोग्राम की हो, एक बार ब्लॉक को क्या दे दो, आप धक्का दे दो, थोड़ी दूर तक तो मूव करेगा, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण हुआ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, अपोजिट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अपोजिट। ठीक है, तो इधर अप्लाइड फोर्स मींस मोशन के, रिलेटिव मोशन के क्या होती है, अपोजिट होती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directed opposite to the relative motion of the body, opposite to the relative motion of the body। ठीक, मोशन के कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा हमने ये बताया था कल, जब ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू के अंदर जब बात कर रहे थे हम कॉज ऑफ इसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, तो ये कहा था कि एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता,
ये हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे। कैसे समझाता हूँ, जैसे ये क्या करना है एक्सपेरिमेंट, इस तरह से टेबल ले लेंगे, टेबल है, ये अपना ग्राउंड सरफेस है, क्या हो गया, ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक ले लिया M1 मास का, यहां से पुली लगाई, पुली से वायर बांध दी, ये तराजू लेगी पेन, ठीक। अब मान लो ये कुछ भी मास है इसका, सपोज इसका मास मान लेते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है। तो पेन है, तराजू है, तो इसके अंदर क्या ये मूवमेंट होगा, इन दोनों का मूवमेंट होगा नहीं। तो तराजू के अंदर क्या करते हैं हम, कुछ एक वेइंग बॉक्स, ठीक है, जो वेट है वो रख के देख लेते हैं। मान लो पहले मैंने आधा किलोग्राम का रखा, हो सकता है वो ना करे, सपोज वहाँ यहाँ से शुरू करो, 200 ग्राम का रखा, मूव ना करे, 300 ग्राम का रखा, मूव ना करे, 400 ग्राम रखा, क्या कर रही, मूव मोशन में आ गई। तो जब ये मोशन में आएगी ये भी इधर क्या करेगी, मूव करेगी, करेगी या नहीं करेगी। छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक। अब क्या किया, इसके एक ब्लॉक को और बांध दिया पीछे रस्सी से, ये भी 1 किलोग्राम का। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट को डिपेंडेंस नहीं दिखाने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1 किलोग्राम और लगा दिया, सब कुछ 1 किलोग्राम और लगा दिया, तो आप जानते हैं बढ़ेगा। मान लेते हैं 600 ग्राम के ऊपर ये क्या कर गई, मूव कर गई, ये भी मोशन में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। अब क्या करो, तीसरी बात क्या करो, इस ब्लॉक को उठा करके यहां से और यहां पे रख दो, बताओ एरिया कम हो गया या नहीं हो गया। जब ये ब्लॉक यहाँ रखा था तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जाता था, इस ब्लॉक को मैंने ऊपर रख दिया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे चेंज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट चेंज नहीं आया। 600 ग्राम के ऊपर ये क्या हुई, मूवमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट की बात है। तो तीसरा जो थर्ड पार्ट है वो हम ये लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट on area of contact। force of friction is independent on area of contact, area of contact के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हालांकि जब आप ये पढ़ोगे इंटरनल फ्रिक्शन, मैंने बताया था लिक्विड के केस में, फ्लूइड के केस में इंटरनल फ्रिक्शन होता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये समझ लो एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो हो गया, तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। बट जब हम ये पढ़ेंगे आगे फ्लूइड के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन के केस में, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इंटरनल फ्रिक्शन के केस में एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों, एक्सटर्नल फ्रिक्शन में और इंटरनल फ्रिक्शन, अंतर, ठीक है। मतलब है क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये हुआ, वो तो एरिया पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी मीन्स इंटरनल फ्रिक्शन, और ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, अब देखो सुनो, टायर हमने बनाए, गाड़ी के टायर हैं, साइकिल के टायर हैं, मोटरसाइकिल के टायर हैं, ये सभी किसके हैं, रबर के, देखे होंगे ना रबर के। लोहे के बनाते तो जैसे रोड रोलर आपने देखा है, रोड रोलर की स्पीड, अब आप कहोगे कि सर रोड रोलर की स्पीड और क्या कार की स्पीड, यदि आप कंपेयर करो तो रोड रोलर तो किस स्पीड से चलता है, देखा होगा आपने, पूरा का पूरा उसके टायर किसके हैं, लोहे के हैं, उसकी स्पीड देख लो कितनी होती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर देखिए कभी,
100 किलोमीटर पर आवर कभी देखी नहीं। तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, देखो उसके टायर्स किसके हैं आपके, किसके हैं, लोहे के, ठीक है। गाड़ियों के टायर किसके हो गए, रबर के हो गए। तो रबर और कंक्रीट जो रोड है हमारा, उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंपेयर करो, और आयरन और कंक्रीट उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंपेयर करो, तो किस में आपको कम नजर आएगा, रबर और कंक्रीट के बीच में कम आएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर गया, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख देना, यहीं से आगे क्या लिखोगे, इसमें में लिख देना फॉर एग्जाम्पल, यहाँ चौथे में फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड कंक्रीट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड कंक्रीट is less than the force of friction between iron and concrete। आयरन और कंक्रीट के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है बजाय किसके, रबर और कंक्रीट के। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करता है, ठीक है। तो ये लॉज थे। ये एक्सपेरिमेंट भी हम लैब में, जब भी आप आओगे तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो ये फ्रिक्शन के जो नियम है वो आप नोट कर लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने समझा, ठीक है। आसान बातें थी, 4 ये लॉज हैं, वो आप लिख लेंगे इनको। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो F प्रोपोर्शनल टू R है, F प्रोपोर्शनल टू R है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैसे, जैसे ये है एस F proportional to R, force of friction is directly proportional to normal reaction। ये बात है। प्रपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगा दें, कांस्टेंट लगा दें। F is equal to आ जाएगा क्या, म्यू आर। क्या जाएगा, F is equal to म्यू आर, वेयर म्यू इज proportionality constant and is known as, हम इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, known as कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहां से म्यू किसके बराबर आ गया, F बाई आर। अब ध्यान से सुन लो, यदि स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो म्यू एस क्या आ जाएगा, F एस बाई आर। काइनेटिक फ्रिक्शन हो F के बाई आर, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हो F एल बाई आर। म्यू एस ज्यादा होगा किससे, म्यू के से, ध्यान रख रहे हैं।
म्यू एस की जो वैल्यू है ज़्यादा होती है म्यू के से, ठीक है। तो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के जनरली। हालांकि ऐसा नहीं है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, बट जनरली 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। जनरली म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। हाँ, वो एक आध केस है जब बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि 1 0 और 1 के बीच में ही होती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट जनरली मोस्टली केसेस के अंदर इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। और म्यू एस और म्यू के जो डिपेंड करते हैं वो क्लीननेस ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन depends upon number 8 temperature, number of humidity, number of cleanness, clean surface, cleanness बोलते हैं, clean of surface, कितना साफ सुथरा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डिपेंडेंस है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इसकी यूनिट ऑफ डायमेंशन की बात करोगे तो बोलो क्या होगी, सोचो थोड़ा सा, क्या इसकी कोई यूनिट का डायमेंशन होता है? नहीं होता, क्योंकि आज की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, mg तो होता है, बैलेंस कर गया तो न्यूटन से न्यूटन तो क्या हो गया, कट गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। म्यू इज यहीं पे लिख देता हूँ, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है और ना ही इसका कोई डायमेंशन है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। तो अब तक हमने पढ़ा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज हैं, 4 नियम हमने बताए। पहला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है, मोशन के, उसके रिलेटिव मोशन के। तीसरा, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चौथा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्लीननेस मतलब स्मूथनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक तरह से ये बात भी हो गई यहाँ से। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अलग अलग सरफेसेस के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है, ये समझ लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये समझेंगे होता क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान लेते हैं ये सरफेस हो गया ग्राउंडेड सरफेस, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया हमने। क्या रख दिया यहाँ पे, कि ब्लॉक रख दिया। अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगे, अप्लाइड फोर्स आगे लगा दी। आप जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ये क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप जानते हैं इस सरफेस के
ये ग्राउंडेड सरफेस, सरफेस के नॉर्मली, ये हो गई हमारी क्या नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों का रिजल्टेंट ले लो। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई और वो नॉर्मल रिएक्शन हो गई। दोनों का क्या ले लो आप, रिजल्टेंट ले लो। तो पैरेललोग्राम बना लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर से आप रिजल्टेंट इसका ले लेंगे। पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गए। तो रिजल्टेंट कौन सा होता है, रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करता है भाई, ये F के बराबर है, ये R के बराबर है, ये भी R के बराबर हो गई, ये भी F के बराबर हो गया, और कितनी हो गई क्या बराबर, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर यही तो होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। और जिस पॉइंट पे दोनों कांटेक्ट में हैं वहीं से क्या ड्रॉ कर दोगे, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। आर नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं तो रिजल्टेंट किससे लिख लो, आर डैश से लिख लो, ठीक है, किससे लिख लो, आर डैश से। एफ तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, या इसे हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और आर डैश का हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है, ठीक है ना। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक एंगल बना रहा है, उसी एंगल को थीटा से लिख लो और उसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए नहीं समझ गए, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस किस का है, रिजल्टेंट किस किस का है, ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा, सॉरी, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। ये बात हुई एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। तो यहाँ से यदि थीटा निकालना हो तो सीधी सी बात है, कैसे निकाल दोगे, एफ और आर यदि दिए हुए हो तो थीटा निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये साइड इसको एक्स लिख लो, इसको वाई लिख लो, ठीक है ना, और इसको कोई भी पॉइंट मान लो बी लिख लो। तो अपना वाई पी डिवाइडेड बाई ओ वाई, वाई पी डिवाइडेड बाई ओ वाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, tan थीटा। तो ये आ गया एफ बाई आर, tan थीटा हो गया नहीं हो गया। एफ बाई आर किसके बराबर है, एफ बाई आर किसके बराबर है, अभी अभी पढ़ा है, एफ बाई आर किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। तो म्यू किसके बराबर हो गया, tan थीटा, और म्यू किसके बराबर हो गया, tan थीटा। और ये रिलेशन हो गया इन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। म्यू दिया हुआ होगा तो थीटा निकाल दो, फिर थीटा दिया हुआ होगा तो म्यू निकाल दो, विच इज द रिलेशन बिटवीन, विच इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन हुआ किस किस के बीच में,
विच इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये रिलेशन हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच। इसको आप नोट कर लो, किस तरह से हमें रिलेशन है वो करना है। इस तरह से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि म्यू दिया हुआ हो तो ठीक है ना। तो ये अपना हुआ क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल मान लेते हैं छोटा सा। क्या कहते हैं कि मान लो म्यू एस दिया हुआ है, सपोज ए ब्लॉक इज प्लेस्ड on a plane surface having mu s is equal to 1 by root 3। मान लो mu s 1 by root 3 दे रखा है। फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड क्या निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। करो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो। तो सिंपल सी बात है, क्या है, mu s बराबर tan थीटा, नहीं है क्या, बोलो। म्यू एस बराबर अपने पास फॉर्मूला है। भाई म्यू एस दे रखा हो तो म्यू एस लिख दो, म्यू क्यू दे रखा हो तो म्यू क्यू लिख दो, तो लिख ही सकते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दे दी, सॉल्यूशन लिख लो 1 by root 3। ये आ गया क्या, tan थीटा, और 1 by root 3 आप जानते हैं थीटा के ऊपर कितनी वैल्यू होती है, ये होती है कितनी, शायद 30 होगा। साइन 30 डिवाइडेड बाई क्या, cos 30 करके देख लिया यदि ध्यान हो और tan 30 होता ही है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 by 2 और इसकी वैल्यू होती है रूट 3 by 2। तो 1 by 2 और 2 by root 3, तो 1 by root 3 पे कितना आ गया 30। तो ये किसके बराबर हो गया 30, tan 30 के बराबर। तो tan से tan में क्या थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। क्या आ गया 30 डिग्री। ठीक, तो म्यू दिया हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट कर लो। इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं इसको। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, समझो क्या है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, जैसे क्या है कि अपने पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया।
इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। मीन्स कैसे समझ सकते हैं हम इसको, इस तरह से समझा जा सकता है जैसे, कोशिश करना समझने की, ये जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर एक दूसरा ये और ले लिया, ठीक है। फिलहाल दोनों हॉरिजॉन्टल है, फिलहाल दोनों क्या है, फिलहाल दोनों हॉरिजॉन्टल है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, क्या रखते हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, जैसे ये ब्लॉक रख दिया हमने, स्लाइड करने के लिए, कर दिया। और कोई चीज होगी तो और कोई चीज ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्लॉक रख दिया। अब इसको मैं धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ, समझना, इसको मैंने क्या किया, धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ, एंगल बन रहा है ना, उठाया गया, उठाता गया, उठाता गया, उठाता गया, एक ऐसा एंगल आया जिसके ऊपर ये ब्लॉक क्या कर गया, नीचे स्लाइड कर गया। करके देखना, पहले इस तरह से ले लो, दो नोटबुक ले लेना, मेरे पास ये दिखाई दे रही है, तो इस तरह से ले लेना। तो यदि मैं ये लूँ, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक है। ये दो सरफेस ले लिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको मैं इंक्लाइंड सरफेस बनाऊंगा, इसको उठा रहा हूँ, देखना, उठाता गया, उठाता गया, उठाता गया, एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ये ब्लॉक क्या कर गया, जस्ट स्लाइड डाउन। भाई बहुत ज्यादा ले लोगे तो अपने आप स्लाइड कर जाएगा, कम से कम एंगल लेना है जिसके ऊपर, कम से कम एंगल लेना है इन दोनों के बीच में, जिसके ऊपर ये जो ब्लॉक है, धीरे धीरे उठा रहा हूं, जस्ट स्लाइड कर, जस्ट स्लाइड कर, आप उसे क्या कहोगे, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या कहोगे, एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो मिनिमम एंगल बन रहा है, मान लेते हैं उसको अल्फा कह देता हूं, ये जो मिनिमम एंगल बन रहा है किस किस के बीच में, इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, सच दैट ए ब्लॉक ऑफ मास प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन जस्ट स्लाइड्स डाउन, ठीक है। क्या लिखेंगे, the minimum angle in between inclined plane and horizontal surface ठीक है, such that a block placed on inclined plane just slides down, just slides down, वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा। अल्फा से लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा से लिख दिया। अब म्यू और अल्फा के बीच में और थीटा के बीच में रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन म्यू, अल्फा एंड थीटा। क्या क्या हो गए, म्यू तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। समझना यहां से ब्लॉक क्या कर रहा है, जस्ट स्लाइड्स डाउन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगी, ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगी, ऊपर, ब्लॉक हल्का सा कहां आ रहा है, नीचे, वेट एंगल वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस,
जो भी सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर mg को दो भागों में तोड़ दो, एक तो बिल्कुल इसके अपोजिट, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो अल्फा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस वाला, mg cos अल्फा। इधर कौन सा आ गया, mg sin अल्फा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में f किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin अल्फा, क्योंकि जस्ट स्लाइड्स डाउन का एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ही कम है, वो लूंगा ही। r किसको बैलेंस कर गया, mg cos अल्फा, दोनों को डिवाइड कर लो, f का क्या आ गया, mg से mg कट गया, sin अपॉन cos tan अल्फा, ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर। म्यू ऑल्सो किसके बराबर था, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा और tan अल्फा भी बराबर हो गए, tan से tan कट गया तो थीटा किसके बराबर, अल्फा। अब यहाँ पे चाहे आप अल्फा लिखो चाहे थीटा लिखो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना रिलेशन था किसके बीच में, ये हमारा रिलेशन आया, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज, ये तो एक ही बात हो गई, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में ये हमारा रिलेशन हुआ। तो इस वीडियो के अंदर आपने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कर लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर लिया, छोटा सा क्वेश्चन भी किया था, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कर लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, आगे बात बढ़ाएंगे कि वर्क डन और एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो इसको आप करेंगे। थैंक यू।